24 जनवरी 1973 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टेबल पर पाकिस्तान से आया एक ऑफिशियल लेटर रखा हुआ था। इंदिरा गांधी अच्छी तरह जानती थी कि ये लेटर खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने भेजा है। इंदिरा ने लेटर उठाया और पढ़ने लगीं। मैडम प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सदरे मुमलिकात यानी प्रेसिडेंट होने के नाते हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद भी भारत किस बात का इंतजार कर रहा है? पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को अभी भी बंदी क्यों रखा गया है, जबकि शिमला एग्रीमेंट में हस्ताक्षर के वक्त उन्हें छोड़ने की बात पहले ही तय हो चुकी थी। हम आपसे दरखास्त करते हैं, जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। इंदिरा गांधी के सामने उनके पर्सनल सेक्रेटरी पीएन हक्सर भी बैठे हुए थे, जिनकी नजर इंदिरा के चेहरे पर टिकी हुई थी। इंदिरा गांधी ने उस लेटर को मोड़कर वापस अपनी टेबल पर रख दिया। हक्सर साहब, आप जुल्फिकार अली भुट्टो को मेरी ओर से साफ साफ शब्दों में लिख दीजिए कि जब तक कश्मीर की सीज फायर लाइन खत्म नहीं होगी, एक भी युद्धबंदी पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा। ओके मैडम। और सिक्किम से कोई खबर आई? मैडम, खबर तो नहीं आई, पर एक टेलीफोन आया था। रॉ चीफ रामनाथ काओ कल सुबह आपसे मिलने आएंगे। ठीक है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के बाद इंदिरा के लिए इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा सिक्किम मायने रखता था। सिक्किम में इस वक्त क्या चल रहा है, ये जानने को बेताब इंदिरा कल की सुबह का भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इंदिरा गांधी के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दूसरी सुबह रामनाथ काओ इंदिरा के ठीक सामने बैठे थे। आज से कुछ महीने पहले जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या सिक्किम का कुछ हो सकता है, तब आपने मुझसे वक्त मांगा था और अभी तक आपकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। राम जी, बताइए मुझे, सिक्किम में आखिर चल क्या रहा है? मैडम, सिक्किम में रॉ अपने काम पर लग गई है। जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। सिक्किम जल्द भारत का हिस्सा बन जाएगा, बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए, 1950 में सिक्किम को स्पेशल स्टेट का दर्जा देकर भारत पहले ही गलती कर चुका है। अब हम वो गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते। अगर सिक्किम को पूरी आजादी मिल गई तो सिक्किम भी भूटान की तरह स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा और सिक्किम की देखा देखी पूर्वी भारत के कई राज्य उठकर ऑटोनॉमी और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगेंगे और ऐसे भारत के सामने कई पाकिस्तान खड़े हो जाएंगे, जो हमें ये मंजूर नहीं। आपकी प्लानिंग क्या है वो बताइए। अजीत सिंह सयाली, पीएन बनर्जी, जीबीएस सिद्धू सिक्किम, तिब्बत और भूटान में तैनात हैं। हमारी नजर सिक्किम के राजा पलदेन थोंदूप नामग्याल और उनकी वाइफ होप कुक उर्फ होप नामग्याल पर टिकी हुई है। होप एक अमेरिकन है और वो सिक्किम को लेकर इस वक्त हाईली एक्टिव है। तो क्या आप होप कुक को मोहरा बनाएंगे? शायद आगे क्या होगा सारी डिटेल मैं आपको फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जल्द कश्मीर के महाराज हरी सिंह की तरह सिक्किम के राजा थोंडूप नामग्याल को भी एहसास हो जाएगा कि सिक्किम का भारत में मिल जाना ही बेहतर है। ठीक है, कीप मी अपडेटेड। हाँ, ओके मैडम, ओके। रामनाथ काओ सिक्किम को लेकर अपने काम पर लग गए और उधर एक हफ्ते बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो की एक बार फिर मुलाकात हुई। इस मीटिंग में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ अजीज अहमद और इंदिरा गांधी के साथ पीएन हक्सर भी मौजूद थे। भुट्टो ने इंदिरा गांधी को शांत देखा तो अपनी तरफ से बातचीत की पहल की। मिसेस गांधी, हम पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हमें भी जवाब देना है। पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को भारत ने अभी भी बंदी क्यों बना रखा है? भुट्टो साहब, आप भूल रहे हैं, उन्हें छोड़ने की नहीं, इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी। क्या मतलब? इंडियन आर्मी के रिपोर्ट के मुताबिक 159 पाकिस्तानी सिपाही, जिसमें आपका जनरल नियाजी भी शामिल है, उन पर जीनोसाइड और बांग्लादेशियों के शोषण का मामला दर्ज हुआ है। उन सभी पर पहले ट्रायल चलेगा, बाकी युद्धबंदियों को छोड़ दिया जाएगा। देखिए, अब हम भारत के नाम पर पाकिस्तान में इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते। भारत युद्धबंदियों को नहीं छोड़ना चाहता है, कोई बात नहीं, सबको उठाकर गंगा नदी में फेंक दीजिए, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी सैनिक पर ट्रायल नहीं चलेगा।
पाकिस्तान इससे सहमत नहीं है। भुट्टो साहब, आपको आपके 93,000 सिपाही याद हैं, पर भारत की शर्त याद नहीं। हमने कहा था जब तक सीज फायर लाइन खत्म नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ सकती। मिसेस गांधी, आप समझ नहीं रही हैं। सीज फायर लाइन को हम और आप कैसे खत्म कर सकते हैं? ये एक इंटरनेशनल मामला है। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मामला नहीं है। यही तो आपकी भूल है। कश्मीर इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है, भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मुद्दा है। शायद आपने कनाडा से आने वाली खबर नहीं सुनी। जरा अपना टेलीविजन ऑन करिए और देखिए भारत की छवि कैसे बर्बाद हो रही है। इंदिरा गांधी ने हक्सर की ओर इशारा किया। हक्सर ने उठकर टेलीविजन ऑन किया। दूरदर्शन पर कनाडा से आने वाली एक खबर प्रसारित हो रही थी। कनाडा की सड़कों पर भारत के खिलाफ मुहिम चलाए जा रहे हैं। कनाडा में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत क्या गांधी को भूल गया है? क्या भारत अपने महात्मा के रास्ते से भटक गया है? युद्ध में जीत के बाद भी पाकिस्तानी सिपाहियों को अभी भी कैद में रखने की क्या वजह है? क्या भारत एक तानाशाह बनना चाहता है? इंदिरा गांधी ने टेलीविजन बंद करने का इशारा किया। टेलीविजन बंद होते ही भुट्टो एक बार फिर इंदिरा पर बरसने लगे। देखा आपने? क्या आप भारत की छवि को बर्बाद करना चाहती हैं? 1971 के युद्ध के बाद भारत की छवि पहले ही आबाद हो चुकी है। चंद पाकिस्तानी आवाम कनाडा की सड़कों पर क्या नारेबाजी करती है, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत बांग्लादेश को आजाद करवाने वाला राष्ट्र है। आप हमारी छवि याद मत दिलाइए। हमारी शर्त याद करिए और LOC पर फैसला लीजिए। कैसी शर्त? शिमला में हुई दोनों बैठक में हम सभी क्लॉज पर चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ बाकी नहीं है। बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी LOC का मुद्दा अटका हुआ है। सीज फायर लाइन का भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई अस्तित्व नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे में अब कोई तीसरा देश शामिल नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन भी नहीं। सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का दर्जा दिया जाएगा और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया और पाकिस्तान यानी कि नजर सीज फायर लाइन पर नहीं होगी। इस मामले को भारत और पाकिस्तान आगे आपसी सहमति से हल करेंगे। जब तक आप इस पर सहमति नहीं जताते, शिमला समझौता पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, आज से सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LOC कहा जाएगा। पाकिस्तान आपकी बात से सहमत है। LOC पर सहमति तो पाकिस्तान ने जता दी, लेकिन इसे लेकर कोई ऑफिशियल दस्तावेज तैयार नहीं किए गए। इस बैठक के बाद 9 अप्रैल 1974 को पाकिस्तान के आखिरी 195 युद्धबंदियों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। वहीं भारत में शिमला समझौते को लेकर इंदिरा सरकार पर एक बार फिर उंगलियां उठने लगीं। विपक्ष के कुछ नेता इंदिरा सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे थे। विपक्ष के नेता, खास तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का कहना है कि शिमला समझौता इंदिरा सरकार की सबसे बड़ी भूल है। युद्ध जीतकर भी भारत ने खुद को पाकिस्तान के कदमों में रख दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है और कश्मीर मुद्दे को हल करने का एक बहुत अच्छा मौका श्रीमती गांधी ने गंवा दिया है। एक बार फिर हम वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आज भी कश्मीर परेशानी का सबब बना हुआ है। भारत के अंदर राजनीतिक वाद विवाद बढ़ते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ गंगटोक की पहाड़ी में रॉ और इंडियन आर्मी इस राजनीतिक दांवपेच से दूर अपने काम पर लगी हुई थी। गंगटोक में रामनाथ काओ की मुलाकात इंडियन आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ से हुई। इंडियन गवर्नमेंट चाहे सिक्किम को लेकर कैसा भी फैसला दे, ऑटोनॉमी दे या फिलहाल स्पेशल स्टेट का दर्जा और पुख्ता कर दे, पर मैं अपनी सेना सिक्किम बॉर्डर से नहीं हटा सकता। इंडियन आर्मी सिक्किम में तैनात रहेगी। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। नेपाल, भूटान और चीन सिक्किम की सीमा इन तीनों से लगी हुई है। सिक्किम की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सिक्किम का इंटरनल मामला रॉ संभाल लेगी। आप बॉर्डर सिक्योरिटी का ध्यान रखें। सिक्किम जैसे छोटे से राज्य पर इंदिरा गांधी, रामनाथ काओ, सैम मानेकशॉ और इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ बनर्जी जैसे बड़े भारतीय दिग्गजों की नजर टिकी हुई थी। वहीं सिक्किम के साथ साथ इंदिरा गांधी की नजर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर भी टिकी हुई थी, जहां होने वाली एक खास रिसर्च पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि बदलने वाली थी। नमस्कार, मैं हूं भारत की आवाज, जिसे आप दूरदर्शन के नाम से भी जानते हैं। 1950 में मुंबई की व्यस्त सड़कों की भीड़-भाड़ के बीच भारत के नेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल के रूप में मैंने भारत में कदम रखा और आपके सामने खबरें लाने के साथ साथ आपका मनोरंजन भी किया। आज मैं आपको भारत और पाकिस्तान के एक नए दौर से परिचित करवाने आया हूँ, जहां हम 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत की जीत से लेकर कारगिल युद्ध तक की पूरी कहानी जानेंगे। हम समझेंगे कि भारत कैसे एक न्यूक्लियर पावर बना और पाकिस्तान ने भारत की इस छवि पर कैसे रिएक्ट किया। हम सुनेंगे दास्तान खालिस्तान की, इमरजेंसी की और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हुए इलेक्शन की, पाकिस्तान में बदलती एक और तानाशाही राजनीति की, पंजाब की समस्या, काबुल की तकलीफ, सियाचिन ग्लेशियर में हुआ युद्ध, पाकिस्तान में लश्कर तैयबा से लेकर बदलते दौर में कारगिल युद्ध की कहानी, भारत और पाकिस्तान की बदलती राजनीति और आपसी झगड़े के साथ विकास के इस दौर का साक्षी बनने के लिए सुनते रहिए भारत और पाकिस्तान सिविल वॉर। 4 मई 1974 एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से राजस्थान उड़ान भर रही थी। फ्लाइट में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर राजा रमन्ना और साइंटिस्ट पीके अयंगर भी बैठे हुए थे। दोनों साइंटिस्ट के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। राजा रमन्ना के हाथ में एक नीले रंग की थर्मस की बोतल थी, जिसमें पानी के बजाय प्लूटोनियम का 6 किलो का एक गोला रखा हुआ था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान दोनों ने एक शब्द भी एक दूसरे से बातचीत नहीं की। प्लूटोनियम से भरे थर्मस को राजा रमन्ना ने कुछ इस तरह से अपनी दोनों हाथों में जकड़ कर रखा था, जैसे मानो उस थर्मस में उनकी जान बसती हो। फ्लाइट के लैंड करते ही सबकी नजरों से बचकर पूरी सावधानी के साथ राजा रमन्ना और अयंगर एक जीप में बैठे और राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान थार की ओर रवाना हो गए। एक लंबी दूरी तय करने के बाद वो दोनों थार के पोखरण पहुंचे। मई की तपती गर्मी में रेतीली जमीन पर चलते रमन्ना और अयंगर दूर से आर्मी के जवानों को अपना काम करते देख रहे थे। अयंगर से अब उन दोनों के बीच की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। गर्मी से परेशान अयंगर ने अपने चेहरे पर आए पसीने को अपने रुमाल से पोंछते हुए राजा रमन्ना की ओर देखा। रामन्ना, क्या हम सफल हो जाएंगे? सालों की मेहनत बर्बाद तो नहीं होगी? प्लानिंग बहुत सटीक है, फिर डरने की क्या जरूरत? हम जरूर सफल होंगे। इतनी शांति से इस तपती गर्मी में हम धमाके की तैयारी कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल अयंगर, अब सरकार की नजर में देखा जाए तो ये धमाका है, वो भी एक शांतिपूर्ण धमाका। खैर, बंदूक तो बंदूक है, चाहे गोली रेगिस्तान की रेत में चले या सरहद पर, गोली की आवाज तो आती ही है और चिंगारी भी निकलती है। अब देखना यह है कि हमारी ये चिंगारी कहां तक धुआं फैलाती है। अयंगर और राजा रमन्ना चलते चलते आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए जहां रेत के बीचों बीच आर्मी के सिपाही गड्ढा खोदने में व्यस्त थे। काफी मशक्कत के बाद एल शेप में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया। गड्ढा तैयार था, अब उसके अंदर डिवाइस को असेंबल करने की बारी थी। राजा रमन्ना ने प्लूटोनियम को उस थर्मस से बाहर निकाला। एक सीक्रेट हेक्सागोनल डिवाइस को असेंबल किया गया और प्लूटोनियम फिक्स करने के बाद उसे एल शेप के गड्ढे में सबसे किनारे पर रखा गया। इसके बाद मिट्टी और सीमेंट से उस गड्ढे को सील किया गया। वैसे ये काम इतना आसान नहीं था। काफी कोशिश के बाद इस काम को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल 12 से 13 दिन का वक्त लग गया। इसी बीच कभी रेतीली जमीन में गड्ढा खोदते वक्त गड्ढे से पानी निकल आता है, तो कभी गर्मी में डिवाइस फैलने लगती थी, तो कभी प्लूटोनियम अपने खांचे में सेट नहीं हो पा रहा था। तमाम परेशानियों के बावजूद भी भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना काम कर दिखाया। 18 मई 1974 की सुबह टेस्ट सेंटर से 5 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वर बंकर के अंदर जाते ही टीम ने बटन प्रेस किया। कुछ सेकंड सन्नाटा छाया रहा। इस सन्नाटे के साथ भारतीय साइंटिस्ट की पूरी टीम के चेहरे पर पसीने और परेशानी की झलक साफ नजर आने लगी। लेकिन तभी पलक झपकते ही बहुत बड़ा धमाका हुआ और रेत का एक बड़ा भारी टीला आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। नजारा देखने में कुछ ऐसा था
जैसे रेत खुद अपनी मर्जी से हवाई महल बना रही हो। हवा में उड़ती रेत के गुब्बार को देख आयंगर खुशी से झूम उठे। पूरी टीम इतनी खुश हो गई कि अब गर्मी में भी उन्हें ठंडी हवा के झोंके महसूस होने लगे। आयंगर ने मुस्कुराते हुए राजा रमन्ना की ओर देखा। सर, we have forged our desires into a golden reality. यस अयंगर, वी डिड इट। रमन्ना इतना कहते ही आर्मी की एक जीप में बैठकर तेजी से पोखरण से दूर राजस्थान की आर्मी कैंप की तरफ निकल गए। कैंप पहुंचते ही उन्होंने तुरंत इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी पीएन हक्सर को फोन मिलाया। मिस्टर हक्सर, हमने कर दिखाया, हम सफल रहे। What? Seriously? जी, तपती रेत में उठते गुब्बार ने बता दिया कि हम सफल रहे। हेलो हेलो। उस वक्त पोखरण आर्मी कैंप की लाइन डिस्टर्ब चल रही थी। इसके आगे हक्सर और रमन्ना की बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हक्सर समझ गए कि भारत ने एक नई कामयाबी हासिल कर ली है। वो तुरंत भागते हुए इंदिरा गांधी के ऑफिस के अंदर चले गए। मैडम, द लॉर्ड हनुमान हैड लिफ्टेड इट। इतना सुनते ही इंदिरा गांधी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। 1972 में ही इंदिरा ने रक्षा मंत्री जगजीवन राम के साथ मिलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के चीफ राजा रमन्ना को न्यूक्लियर टेस्ट की अनुमति दे दी थी। ये भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण था, जिसे भारत के थार रेगिस्तान में मौजूद पोखरण में अंजाम दिया गया था। 18 मई 1974 सुबह ठीक 10 बजे जब लोग अखबार के पन्ने पलटते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे, दूरदर्शन पर सुबह सुबह का एक रेगुलर प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें न्यूज एंकर की आवाज के बजाय एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारत के हर एक नागरिक को ये बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि भारत ने सफलतापूर्वक न्यूक्लियर परीक्षण को अंजाम दे दिया है। ये एक शांतिपूर्ण ढंग से किया गया न्यूक्लियर टेस्ट था, जिसे भारत के पश्चिमी इलाके में पूरा किया गया है। उस ऐतिहासिक इलाके के एग्जैक्ट लोकेशन से इस वक्त हर कोई अनजान है, क्योंकि ये भारत का एक सीक्रेट मिशन था। इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया है। हमारे साथ बने रहिए, जल्द ही हम इससे जुड़ी सारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर हर किसी के लिए चौंका देने वाली थी। भारत न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। जल्द ही ये खबर भारत से बाहर पूरी दुनिया में फैल गई। केवल सिंह, जो एक भारतीय डिप्लोमेट थे, उन्हें एक खास ड्यूटी दी गई थी। अपनी ड्यूटी पूरी कर दूसरी शाम वो इंदिरा गांधी से मिलने उनके दफ्तर आए। मैडम प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा जैसे देशों का मानना है कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। वो सब भारत सरकार के इस न्यूक्लियर टेस्ट की खुलकर निंदा कर रहे हैं, जबकि फ्रांस भारत के साथ है। फ्रांस ने भारत को बधाई दी है। और पाकिस्तान? आज सुबह लाहौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के इस परमाणु परीक्षण को पाकिस्तान मंजूरी नहीं देगा। पाकिस्तान का मानना है कि भारत युद्ध पर शांति के बावजूद भी इन परमाणु हथियारों को तलवार बनाकर पाकिस्तान की गर्दन पर रखने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा किया गया तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना तक कह दिया कि पाकिस्तानी घास फूस खाकर जिंदगी चला लेंगे, देश की हर जरूरत को कम कर दिया जाएगा, लेकिन अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो पाकिस्तान भी परमाणु बम जरूर बनाएगा। इंदिरा गांधी ने नाराज होकर भुट्टो को एक ऑफिशियल लेटर लिखा। भारत मानता है कि धमाका धमाका है और कभी भी परमाणु परीक्षण से किसी भी देश का हित नहीं हो सकता, लेकिन भारत का ये न्यूक्लियर टेस्ट एक शांतिपूर्ण परीक्षण था, जिसका किसी को भी नुकसान पहुंचाने से कोई वास्ता नहीं है। हम सिर्फ अपने रिसर्च सेंटर की काबिलियत आजमा रहे थे। इससे ज्यादा मैं हिंदुस्तान की सफाई में पाकिस्तान को कुछ नहीं कहना चाहती। रही बात शिमला समझौते की, तो वो आज भी वैसे ही तय है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1970 में जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी, तब भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया चारों देशों ने इस इंटरनेशनल संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम या फिर चीन हमसे सवाल नहीं पूछ सकते। फिर भी कहना चाहती हूं कि हमारा ये परमाणु परीक्षण सिर्फ एक शांतिपूर्ण परीक्षण था। किसी भी पड़ोसी देश को आहत करने की भारत की कोई मंशा नहीं है। इंदिरा गांधी का ये लेटर भुट्टो तक पहुंचा,
लेकिन भुट्टो ने नाराजगी जताते हुए 10 जून को होने वाली भारत और पाकिस्तान की मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया, जो दोनों देशों के बीच ट्रैवल की सुविधाओं को लेकर होने वाली थी। भुट्टो की नाराजगी के बाद भी इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। धीरे धीरे पाकिस्तान का गुस्सा अपने आप ही शांत हो गया। पाकिस्तान के सीनियर अधिकारी अजीज अहमद के साथ भुट्टो खुद 10 सितंबर 1974 को भारत 3 दिन के दौरे पर आए। इस मीटिंग में भारत और पाकिस्तान दोनों ने बहुत से समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान के बीच डाक सेवा फिर से शुरू हो रही है। ट्रैवल और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को भी हम आगे मजबूत करेंगे, लेकिन एक फैसला अभी बाकी है। बिल्कुल, दोनों देशों के तीर्थ यात्रियों पर लगाए गए प्रोटोकॉल को भी कम किया जाएगा ताकि किसी की आस्था को कोई नुकसान न पहुंचे। एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनल सिविल एविएशन कोर्ट केस? श्रीमती गांधी, हम चाहते हैं कि आप सिविल एविएशन से केस वापस ले लें ताकि पाकिस्तान की फ्लाइट भारत के ऊपर से उड़ान भर सके। भुट्टो साहब, मैं इस मुद्दे पर अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से बातचीत करूंगी। जल्द ही आपको फैसला सुना दिया जाएगा। भुट्टो ने एक बार फिर इंतजार किया और जनवरी 1975 भारत ने इंटरनेशनल एविएशन कोर्ट में अपना केस वापस ले लिया। अब व्यापार, यात्रा, राजनीतिक, संस्कृति सभी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही थी। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों अपनी अपनी राजनीति से खुश थे, पर 1975 का ये साल दोनों को भारी पड़ने वाला था और भारत और पाकिस्तान दोनों की आंतरिक दशाएं बुरी तरह से बदलने वाली थीं। 24 फरवरी 1975 बीबीसी रेडियो के जरिए एक खबर पूरे भारत में गूंज रही थी, जिसे सुन इंदिरा गांधी के तेवर बदलने लगे थे। पाकिस्तान के एम्बेसडर साहबजादा याकूब खान, जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट में है, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर किया है कि यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान पर आर्म सप्लाई को लेकर लगाई गई रोक हटा दी है। अब यूनाइटेड स्टेट भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार सप्लाई कर सकता है। इस मामले की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि ऐसे यूनाइटेड स्टेट एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इससे पाकिस्तान के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे और भारत और पाकिस्तान के वो पुराने जख्म जिसे हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा उभर कर सामने आ जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के इस राजनीतिक वाद विवाद के बीच यूनाइटेड स्टेट के रॉबर्ट एंडरसन का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट हथियार सप्लाई कर रहा है और भारत और पाकिस्तान दोनों यूनाइटेड स्टेट के लिए सिर्फ एक क्लाइंट देश है। यूनाइटेड स्टेट के संबंध भारत और पाकिस्तान दोनों से बेहतर हैं और वो आगे भी संबंध को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड स्टेट ने 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार सप्लाई करने से मना कर दिया था। बीबीसी की अनाउंसमेंट के दौरान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कश्मीर में मौजूद थी। ये इंदिरा गांधी की शेख अब्दुल्ला से आखिरी मुलाकात थी। इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला से एक लंबी बातचीत की। दोनों के बीच जो कुछ भी तय हुआ वो अगली सुबह पूरे कश्मीर के सामने आने वाला था। 25 फरवरी 1975 की सुबह कश्मीर में हवाओं का रुख बिल्कुल वैसा ही था। श्रीनगर में मार्केट लगा हुआ था। लोग अपनी रोजमर्रा के कामों को निपटाने में व्यस्त थे। घाटी में माहौल शांत था। इसी बीच कश्मीर के हर मार्केट और घर में रेडियो की आवाज गूंजने लगी। आज की सबसे चौंका देने वाली खबर, शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला ने 1964 में श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन किया था, जिसमें तय हुआ था कि शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट की मांग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और इसके बदले शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही इंदिरा गांधी ने वादा किया है कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा कर रखेंगी। अब देखना ये है कि केंद्र और शेख अब्दुल्ला के बीच हुआ ये फैसला कश्मीर की नियति को कहां ले जाता है। लेकिन कश्मीर की आवाम खुश है क्योंकि कश्मीर के लोगों के बीच उनके प्यारे अब्दुल्ला आखिरकार वापस आ गए हैं। कश्मीर के साथ साथ 1975 का ये दौर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए भी बेहद खास था। कश्मीर की तरह पीओके में भी बहुत से बदलाव हुए, जिसकी कहानी पीएन अक्सर इंदिरा को सुना रहे थे।
मैडम, खबर मिली है कि पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में इलेक्शन करवाया। इस इलेक्शन में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। पीओके में इस इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान कश्मीर के उस विवादित रीजन को कश्मीर की उलझनों से दूर कर पाकिस्तान का अहम हिस्सा बताने की कोशिश कर रहा है। और मैडम, भुट्टो ने भारत को जानकारी देना भी बेहतर नहीं समझा। ये एक तरह से शिमला समझौते का अपमान है। और अब भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इंडियन एम्बेसी और डिप्लोमेट्स के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाइए। भुट्टो को एक ऑफिशियल लेटर लिखकर इस सवाल का जवाब मांगिए। ओके मैडम। इंदिरा गांधी के सामने पीओके और कश्मीर के अलावा भी समस्याओं की कमी नहीं थी। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी बरेली से सांसद बनकर उभरी थीं और इस जीत के बाद ही उनके विपक्षी नेता राजनारायण ने इलाहाबाद कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसकी आखिरी सुनवाई 12 जून 1975 को हुई। इसमें हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस का गिल्टी पाया और जज जगमोहन लाल सिंह ने इंदिरा के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। 6 साल तक इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई और उनके निर्वाचन को भी खारिज कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने 23 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाएगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दे दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये भी कहा कि कोर्ट के आखिरी फैसला आने तक इंदिरा गांधी सांसद के रूप में मतदान नहीं कर पाएंगी। सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, सड़कों पर भी इंदिरा के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी थी। विपक्ष के बड़े बड़े नेता इंदिरा के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इंदिरा के खिलाफ एक बहुत बड़े आयोजन की शुरुआत की। लोकतंत्र, आप सब मुझे बताइए, कहां है लोकतंत्र? कांग्रेस की ये सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट है। लोकतंत्र के नाम पर ये सरकार तानाशाह और परिवारवाद का जीता जागता नमूना है। आजादी के बाद सरकार के नाम पर कुछ तानाशाहों की गुलामी भारत नहीं झेल सकता। मेरे साथ मिलकर पूर्ण क्रांति की शुरुआत कीजिए। ये भारत है। लोकतंत्र को जनता की हुकूमत चाहिए, किसी परिवार और पार्टी का राज नहीं। जेपी ने दिल्ली की सड़कों पर रैलियां निकाली। रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है से पूरा दिल्ली गूंजने लगा। इंदिरा के खिलाफ चल रही इस मुहिम में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, जेबी कृपलानी और चंद्रशेखर जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल थे। 25 जून 1975 रात करीब 1 बजे इंदिरा गांधी के निवास 1 सफदरजंग रोड में बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस प्रेसिडेंट देवकांत बरू इंदिरा गांधी के साथ देश के हालात पर चर्चा कर रहे थे। जेपी और दूसरे लीडर मुझसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जनता सड़कों पर उतर आई है। जल्द कोई बड़ा फैसला लेना होगा। मैडम, आप आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल इमरजेंसी लगा सकती हैं। सिद्धार्थ शंकर रे को ये बात कुछ खास जची नहीं। पर अचानक इमरजेंसी, जनता क्या इसका मतलब समझ भी पाएगी? सिद्धार्थ, मुझे भी लगता है इस वक्त इन मसलों का इमरजेंसी के अलावा कोई और हल नहीं है। पर कारण इंदिरा, हम जनता को, खास तौर पर विपक्ष को इमरजेंसी का क्या कारण बताएंगे? कारण समझाना पड़ेगा। सिद्धार्थ और बरुआ, आप दोनों जनता के नाम एक संदेश तैयार कीजिए। इंदिरा ने अपने बेटे संजय गांधी से भी बातचीत की और इंदिरा तुरंत रात के अंधेरे में ही उस दौर के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा पत्र पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद से हस्ताक्षर करवाया। औपचारिक रूप से पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। अब बस देश की जनता को इस नए बदलाव की खबर देनी थी, जो अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण था। 26 जून 1975 सुबह इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर रवाना हुई और वहां जाकर उन्होंने पूरे देश के नाम एक बहुत बड़ा संदेश दिया, जिसे सुनकर पूरा देश कांप उठा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। रात में ही विपक्ष के सभी बड़े नेता
जो इंदिरा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार जेल की सलाखों को भरा जा रहा था। अखबारों को बैन कर दिया गया। 2 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई। इमरजेंसी लोकतंत्र का काल बनकर सामने आया। जनता से बोलने की आज़ादी छीन ली गई। उन्हें भी जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया। इमरजेंसी का ये काल 21 महीने तक चला, जिसमें भारत की जनता ने सरकार के नाम पर तानाशाहों का दर्द झेला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो भी भारत में चल रही इमरजेंसी की खबर सुन रहे थे। भुट्टो का ध्यान भारत पर कम और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने की ओर ज्यादा टिका हुआ था। आगे इमरजेंसी के बीच 1977 के दौर में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की राजनीति दोनों देशों में एक बड़े बदलाव का स्वागत करने को तैयार थी। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने 1977 में भारत के अगले आम चुनाव की अचानक ही घोषणा कर दी। 1977 का ये चुनाव 16 से 20 मार्च के बीच इमरजेंसी काल में ही लड़ा गया। इस चुनाव में जनता ने अपना पूरा गुस्सा इंदिरा सरकार के खिलाफ निकाला और इंडियन नेशनल कांग्रेस की हार के साथ जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ। साथ ही 80 साल के मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे मोरारजी देसाई भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की खबर अखबार में पढ़ रहे थे। मार्च 1977 पाकिस्तान में 3 दशक की आज़ादी के बाद पाकिस्तान का दूसरा आम चुनाव लड़ा गया। पाकिस्तान में भुट्टो की सरकार एक बार फिर जीत का जश्न मना रही है। आवाम का मानना है कि अब पाकिस्तान भी लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। मोरारजी देसाई ने आराम से अखबार टेबल पर रख दिया। दूसरी ओर भुट्टो पाकिस्तान में खड़ा अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन भुट्टो को अंदाजा नहीं था कि आने वाला कल उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दोनों देशों में चुनाव के ठीक 1 महीने बाद 26 अप्रैल 1977 को भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो से हुई। भारत का विदेश मंत्री होने के नाते मैं भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का एक ऑफिशियल लेटर आपके पास लेकर आया हूं। तो अटल जी कहिए, क्या लिखते हैं आपके प्रधानमंत्री? यही कि दोनों देशों के बीच शांति का माहौल बना रहे। इसके लिए व्यापार को और ज्यादा बढ़ाना जरूरी है। व्यापार दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भारत दौरे पर आएं, ताकि वहां इस विषय पर और ज्यादा बातचीत की जा सके। भुट्टो ने अटल बिहारी वाजपेयी को कोई खास जवाब नहीं दिया। इस मीटिंग के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत वापस लौट आए। अब भारत में माहौल कुछ बदलने लगा था, जिसकी खबर जुल्फिकार अली भुट्टो को अपने इंडियन एम्बेसडर से मिल रही थी। पाकिस्तान के इंडियन एम्बेसडर की मुलाकात जुल्फिकार अली भुट्टो से कराची में हुई। इंदिरा सरकार के गिरने के बाद भारत की क्या खबर है? नई सरकार का रुख कैसा है? भुट्टो साहब, मोरारजी देसाई की नजर में भारत के लिए परमाणु परीक्षण मायने नहीं रखता। उनका कहना है कि भारत को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है। तो क्या भारत न्यूक्लियर वेपन्स पर अपनी सारी रिसर्च, सारे काम रोक रहा है? पूरी तरह न्यूक्लियर टेस्ट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन देसाई के साथ न्यूक्लियर वेपन्स बनाना भारत के लिए मुश्किल है। अच्छी बात है। भारत चाहे कुछ भी करे, पर पाकिस्तान इस दिशा में अपने कदम नहीं रोकेगा। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बना के रहेगा। और कोई खबर? मोरारजी देसाई के लिए रॉ अब ज्यादा जरूरी नहीं है। देसाई की सरकार रॉ को इंदिरा गांधी की एक पर्सनल एजेंसी मानती है, इसीलिए उन्होंने रॉ के 40% बजट को काट दिया है। भुट्टो की मंशा थी कि वो पाकिस्तान में लंबे दौर तक राजनीति का लुत्फ उठाते रहेंगे, लेकिन 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की हालत एक बार फिर हवा के रुख की तरह बदल गई। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार को गिराकर आर्मी जनरल जियाउल हक ने वापस पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा दिया। जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। जल्द ही पाकिस्तान के इस मिलिट्री कॉप की खबर भारत पहुंची। पार्लियामेंट के सेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक बार फिर आर्मी का अधिकार हो गया है।
लेकिन ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और भारत को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। भारत सिर्फ ये सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध बेहतर बने रहे। पाकिस्तान से आने वाली यह खबर मोरारजी देसाई तक भी पहुंच चुकी थी। इस बारे में सोचते अपने ही ख्यालों में गुम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आराम से अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे। उसी वक्त रॉ के चीफ रामनाथ काओ उनसे मिलने आए। कहिए राम जी, कैसे आना हुआ? सर, रावलपिंडी के कहोता को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है और हमारी रिपोर्ट कहती है कि वहां खान रिसर्च लेबोरेटरी में पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कर रहा होगा, और यह भी हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट गलत हो। पाकिस्तान के मामले में हमें दखल देना ही क्यों है? भारत का दुश्मन देश परमाणु बम बना रहा है। भारत का लेना देना है सर। हम पिछले 10 साल से इस पर काम कर रहे हैं। अब जाकर उनकी लोकेशन का पता चला है, लेकिन इस मिशन को अंजाम देने के लिए हमें कुछ 7 लाख रुपए की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप परमिशन दे देंगे तो ये पैसे रॉ को ट्रांसफर हो जाएंगे। राम जी, आपके पास कोई सबूत है कि कहूता में परमाणु बम बनाया जा रहा है? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? डॉक्टर अब्दुल कादिर और पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्ट लगातार कहूता की रिसर्च लेबोरेटरी के चक्कर लगा रहे हैं और हमारी रिसर्च के मुताबिक वहां के एक नाई की दुकान में हमें कुछ ऐसे बाल मिले हैं जिसमें न्यूक्लियर रेडिएशन के अंश मौजूद हैं। हमने और रिसर्च की है, सब कुछ साफ है, बस आपकी मदद की जरूरत है। बस इतना? आपके पास रिसर्च लेबोरेटरी की कोई जानकारी नहीं है? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल है सर, हमने रिसर्च लेबोरेटरी का ब्लूप्रिंट निकाल लिया है, लेकिन पाकिस्तान का जो एजेंट हमें ब्लूप्रिंट देने वाला है उसने बहुत बड़ी रकम की डिमांड की है। वो ब्लूप्रिंट हाथ लगा तो उसके बाद पाकिस्तान का खेल खत्म है। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएगा और ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। बस हमें आपकी छोटी सी मदद चाहिए। पहली बात तो हम पाकिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और दूसरा, भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि सिर्फ एक ब्लूप्रिंट के लिए इतनी बड़ी रकम दी जाए। मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। रामनाथ काओ को देश के प्रधानमंत्री से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस बात से वो बहुत परेशान हुए और ये कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री को ही जब रॉ की काबिलियत पर भरोसा नहीं तो रॉ के काम करने का अर्थ ही क्या, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी लगातार पाकिस्तान से संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच फोन पर अक्सर जियाउल हक और देसाई की बातचीत भी हुआ करती थी। जिया साहब, सलाल प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए हमें लगता है कि आपको हिंदुस्तान आना चाहिए और एक मीटिंग करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा भी यही मानना है कि जल्द इस मुद्दे पर एक बैठक होगी। और भी कई मुद्दे हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच अटके हुए हैं, उन्हें भी हल करने की कोशिश की जाएगी। वैसे जनरल साहब, हमें आपके सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल गया है। अगली बैठक में उस पर भी बातचीत हो जाएगी। जनरल जियाउल हक को समझते देर नहीं लगी कि मोरारजी देसाई किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वो समझ गए कि मोरारजी देसाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स की खोजबीन शुरू की गई और जल्द ही रॉ का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान से खत्म हो गया, जिसे तैयार करने में रॉ को पूरे 10 साल तक का वक्त लग गया था। पाकिस्तान ने अपना काम जारी रखा और भारत के हाथ से ये बाजी निकल गई। इसी बीच अक्टूबर 1977 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत विदेश मंत्री के तौर पर यूनाइटेड स्टेट पहुंचे। वहां वाजपेयी यूनाइटेड नेशन में स्टेटमेंट देने वाले पहले नॉन कांग्रेसी फॉरेन मिनिस्टर बने। 4 अक्टूबर 1977 को यूनाइटेड नेशन में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अटल बिहारी वाजपेयी मंच में गए और उन्होंने हिंदी में सभी को संबोधित किया। सभापति जी और प्रतिनिधि गण। भारत में इमरजेंसी के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भी 19 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहे थे। यूनाइटेड नेशन में उन्होंने इमरजेंसी के बाद मार्च के इलेक्शन को भारत के लिए क्रांति बताया और वसुधैव कुटुंबकम की भी बात की। भारत और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जरिए चेनाब रिवर में हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की भी कोशिश की जा रही थी। इस दौरान 1960 के
इंड्स वैली ट्रीटी पर भी बातचीत की गई। इस समझौते के लिए फरवरी 1978 में पूरे 12 साल बाद भारत के विदेश मंत्री इस्लामाबाद जा रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशन में जो भाषण दिया था, उस भाषण को सुनने के बाद से ही जनरल जियाउल हक वाजपेयी को लेकर परेशान थे। पाकिस्तान की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जियाउल हक के साथ पाकिस्तान के दूसरे लीडर्स को लगता था कि कहीं वाजपेयी सलाल प्रोजेक्ट के जरिए 1960 के समझौते का रुख न बदल दें। वाजपेयी क्या करने वाले थे, इसकी सच्चाई आने वाले कुछ ही पलों में मीटिंग के जरिए तय होनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक की लंबी बातचीत हुई। जियाउल हक को डर था कि वाजपेयी जुल्फिकार अली भुट्टो की जेल और सजा को लेकर आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मुद्दे पर खास जोर नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वो पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। इस बैठक में राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, नदियां और व्यापार हर मुद्दे पर बातचीत हुई, जिसके साथ ही जनता पार्टी को लेकर जियाउल हक के मन में बैठा डर भी खत्म हो गया। पर वाजपेयी ने उस वक्त शायद ये कल्पना नहीं की थी कि पाकिस्तान कैसे अपना रंग बदल सकता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने इस बार अपना दाव कश्मीर पर नहीं बल्कि पंजाब पर लगाया था। फरवरी 1979 दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर ब्रिजेश मिश्रा से हुई। ब्रिजेश मिश्रा की पोस्टिंग उस वक्त यूनाइटेड स्टेट में थी। बताइए मिश्रा जी, यूनाइटेड नेशन से क्या खबर लाए हैं? खालिस्तान। आपने भी सुना होगा कि जगजीत सिंह चौहान ने ब्रिटेन जाकर खालिस्तान नेशनल काउंसिल की अनाउंसमेंट कर दी है और अब वो यूनाइटेड नेशन की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, पंजाब का मसला ब्रिटेन में अपने पैर पसार रहा है, पर फिलहाल पंजाब में सब कुछ शांत है। लेकिन खबर मिली है कि इसमें पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी यानी ISI का हाथ है। खालिस्तान मूवमेंट के जरिए वो पाकिस्तान में इमरजेंसी को बढ़ावा देना चाहते हैं। मगर मिश्रा जी, खालिस्तान और ISI के संबंध की बात आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? हाल ही में जगजीत सिंह चौहान ने एक अखबार के जरिए इस बात की घोषणा की थी कि 1971 के युद्ध के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह चौहान को कराची बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि वो खालिस्तान, एक अलग राष्ट्र की मांग करे जिसमें पाकिस्तान के भी कुछ इलाके शामिल हो जाएंगे और खास तौर पर पाकिस्तान खालिस्तान की कैपिटल के तौर पर ननकाना साहिब खालिस्तानियों को सौंप देगा। साथ ही इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हर तरह से मदद का दावा भी किया गया था। फिलहाल तो जो कुछ भी है ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट में चल रहा है। खालिस्तान के मामले पर मैं बातचीत करूंगा और आपको कोई भी खबर मिले तो मुझे जानकारी दीजिए। खालिस्तान के मामले में भारत उस वक्त शांत था। मोरारजी देसाई और वाजपेयी की नज़र भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर टिकी हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी अखबार पढ़ रहे थे। उसी वक्त उनके ऑफिस में रॉ के फॉर्मर चीफ रामनाथ काओ आए। वाजपेयी जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए राम जी, क्या कहना है आपको? मैंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पहले ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की बात बताते हुए उन्हें सतर्क करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और हाल ही में सामने आई खबर तो आपने भी सुनी ही होगी। आप कहना क्या चाहते हैं, खुलकर कहिए। मैंने उस वक्त प्रधानमंत्री से कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी में लगा हुआ है पाकिस्तान, तो मोरारजी देसाई ने मेरी बात नहीं मानी थी। और आज अमेरिका खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है, बल्कि इस बात से नाराजगी दिखाते हुए अमेरिका ने F-16 एयरक्राफ्ट की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब F-16 एयरक्राफ्ट अमेरिका पाकिस्तान को नहीं देगा। फिलहाल मैं इस मुद्दे पर आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी बात आगे जरूर पहुंचाऊंगा। रामनाथ काओ और वाजपेयी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे थे। वहीं पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखने वाले भुट्टो की फांसी की तैयारी चल रही थी। जियाउल हक ने पाकिस्तान के आवाम के सामने खुलकर ऐलान किया था कि पाकिस्तान अब इस्लामी वैल्यू के तहत ही आगे बढ़ेगा। सारी स्ट्रेटजी इस्लाम को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाएगी। वहीं साल के अंत में पाकिस्तान की एक खास खबर को सुनते अटल बिहारी वाजपेयी अपनी ही सोच में गुम थे कि टेलीविजन पर प्रसारित हो रही एक खबर ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा।
आज हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं। खबर है पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में 24 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन की आर्मी ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में मामला बिगड़ता जा रहा था और हजारों लाखों की संख्या में पश्तूनी रिफ्यूजी पाकिस्तान आ रहे हैं। अफगानिस्तान की शांति भंग हो गई है, जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में कायम जिया उल हक की सरकार क्या कदम उठाएगी। पाकिस्तान की स्थिति का जायजा लेते वाजपेयी अच्छी तरह से जानते थे कि ये वक्त भारत के लिए भी आसान नहीं है। भारत में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आपसी मतभेद को संभाल नहीं पा रही थी और आखिरकार वही हुआ जिसका डर वाजपेयी को सता रहा था। 1977 में इमरजेंसी के बाद सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार कोलैप्स हो गई। 1980 में भारत में एक बार फिर इलेक्शन की तारीख तय हुई। 1980 के इस आम चुनाव में कांग्रेस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। कांग्रेस की नज़र पंजाब पर भी टिकी हुई थी। पंजाब में उस वक्त अकाली दल की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह से इस मुद्दे पर बातचीत की। पंजाब में अकाली दल को कमजोर करना बहुत जरूरी है। इस बार हम पंजाब में कमजोर पड़ने का रिस्क नहीं उठा सकते। जनरल सिंह भिंडरावाले, ये पंजाब की राजनीति में कांग्रेस की छवि को और मजबूत कर सकता है। हमें इसकी मदद लेनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करो उनसे। भिंडरावाले ने पंजाब में कांग्रेस का जमकर प्रचार प्रसार किया। ये भिंडरावाले का ही कमाल था कि कांग्रेस को 1980 के चुनाव में जीत हासिल हुई। लोकसभा की कुल 531 सीटों में से इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को 353 सीट मिली। इसी के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भिंडरावाले के सपोर्ट के साथ ही अकाली दल को हरा दिया। ज्ञानी जैल सिंह को इंदिरा गांधी ने तुरंत देश का गृह मंत्री बनाया। बस यही वो दौर था जहां से पंजाब में राजनीति का नया खेल शुरू हुआ। सत्ता में वापसी के साथ ही इंदिरा गांधी ने रॉ के फॉर्मल चीफ रामनाथ काऊ को अपने मुख्य सलाहकार के रूप में चुना। एक सुबह इंदिरा गांधी रामनाथ काऊ के साथ बैठकर कुछ खास विषयों पर बातचीत कर रही थीं। राम जी, आपने वक्त मांगा था। आपको कुछ खास बातचीत करनी थी। बताइए, क्या कहना चाहते थे? मैडम, पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंधों का सिर्फ दिखावा कर रहा है। जिया उल हक भारत पर 3 तलवार से एक साथ वार करने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब? न्यूक्लियर वेपन्स, पंजाब और सियाचिन। आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर कहिए। जिया उल हक का भारत से संबंध सिर्फ एक छलावा है। वो एक ओर पंजाब में इमरजेंसी फैला रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजबूत कर रहा है। और तीसरी सबसे जरूरी खबर है कि पाकिस्तान जर्मनी से कुछ खास कपड़े इंपोर्ट कर रहा है, जो हिमालय की ऊंचाइयों पे जाने और टिके रहने के लिए जरूरी है। पंजाब का बदलता रुख मेरी नजर से भी छिपा नहीं है। हम इसे लेकर सख्त कदम उठाएंगे। आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखिए और सियाचिन के मुद्दे पर आर्मी के साथ तालमेल बैठाकर सियाचिन में कदम मजबूत करने की तैयारी करिए। जी मैडम। सियाचिन में पेट्रोलिंग और मिलिट्री एक्शन की शुरुआत कर दी गई थी। उस वक्त इंदिरा ने सियाचिन को इतनी बड़ी समस्या के तौर पे नहीं देखा था। इंदिरा को अंदाजा ही नहीं था कि सियाचिन जैसे दुर्गम पहाड़ी ग्लेशियर भी युद्ध की वजह बन सकता है। इस वक्त इंदिरा की नजर कश्मीर और सियाचिन से ज्यादा पंजाब पर टिकी हुई थी। इंदिरा देख रही थी कि 1980 में कांग्रेस के पंजाब वापसी के बाद सत्ता से बाहर हो चुकी अकाली दल ने अपने पुराने एजेंडा को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया था। अकाली दल के नेता सड़कों पर उतर आए थे। आनंदपुर रेजोल्यूशन को भूलना सही नहीं है। सरकार 1973 के इस रेजोल्यूशन को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। ये सिखों के हित में नहीं है। हमें हमारा चंडीगढ़ वापस चाहिए। नदियों का पानी पंजाब का हक है। अगर पंजाब अपने आप में एक सक्षम राज्य नहीं बना तो खालिस्तान की मांग वापस उठने लगेगी। इसीलिए हम पंजाब की ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। लगातार अकाली दल के सपोर्ट में पंजाब से इस तरह की बातें उठनी शुरू हो गई थीं। तभी देश के हर दूसरे राज्य की तरह पंजाब में भी जनगणना का वक्त आ गया और जनगणना ने धर्म, जाति और भाषा को लेकर एक नया विवाद खड़ा किया। पंजाब की राजनीति एक बार फिर गर्म होने लगी। भिंडरावाले भी उन्हीं लोगों में से एक था जो पंजाबी भाषा को लेकर उठ रहे सवालों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। भिंडरावाले ने अपने समर्थकों की मीटिंग के दौरान उनसे कहा, ए हिंदू, हमें धोखा दे रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है,
हम जन्म से मरण विच पंजाबी ही बोलते आए हैं। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ को याद करने का वक्त आ गया है। अब पंजाब में राज करेगा खालसा। हमें हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ खालसा पंथ का राज चाहिए। एक तरफ पंजाब में खालिस्तान की मांग अब उठने लगी थी, वहीं पंजाब से लगे भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया-उल हक ने मार्च 1981 में पाकिस्तान की जनता को संविधान का एक नया तोहफा दिया। पाकिस्तान में हुए इस बदलाव की खबर पूरी दुनिया के साथ भारत भी पहुंची। मार्च 1981 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल जिया-उल हक ने पहला प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया है। अगर आप पीसीओ के मतलब से अनजान हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीसीओ एक आपातकालीन आदेश है जो पाकिस्तान के संविधान को वक्त आने पर पूरी तरह से अमान्य घोषित कर सकता है। पीसीओ मार्शल लॉ के तहत पाकिस्तान की सरकार को एक नई रूपरेखा प्रदान करता है। पाकिस्तान के कुछ हुक्मरान और आवाम का मानना है कि इस नए फैसले के तहत जनरल जिया-उल हक ने अपने जैसे तानाशाहों का रास्ता आसान बनाने की कोशिश की है। पीसीओ लोकतंत्र के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अपने अपने देश की राजनीति और आंतरिक मामलों को संभालते पाकिस्तान और भारत दोनों ही एक साथ 81 के दौर को खत्म होते देख रहे थे। आगे पंजाब में उठा धुआं आग में बदलने की तैयारी कर रहा था।